नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यूपी एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जैसा कि दोस्तों आपको यहां से दिख रहा होगा कि पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से चैप्टर वाइज पूरी थ्योरी के माध्यम से मैं एमसीक्यूज क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके पहले भी दोस्तों मैंने यहाँ से जो आप सभी लोग को यहाँ से पोर्शन दिख रहा होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर एक वीडियो मैंने थ्योरेटिकल पूरा डाल दिया है, यहाँ से एमसीक्यू भी डाल दिया है, उसको जाकर देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ से पेपर 1 में जो आपका मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेरियल नर्सिंग वाला जो पोर्शन है, जिसमें से आपके दोस्तों 10 से ज़्यादा नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इस क्वेश्चन को मैं इस प्रॉपर आप थ्योरी और प्लस क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस आपको करवा के दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक एमसीक्यू क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है आपके सामने यहाँ पर आ गया है। यहाँ से दोस्तों आपको जो पहला क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से आपको कौन सा जो पुरुष प्रजनन में प्रणाली यूज नहीं होती उसको आपको यहाँ से बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आप सभी लोगों को, तो दोस्तों यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 1 में आप सभी लोगों को यहाँ से गर्भाशय ग्रीवा दिख रहा होगा, यह दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि यह पुरुष के अंदर नहीं, यह महिला के अंदर पाया जाता है। बाकी तीनों जो यहाँ से ऑप्शन में दिख रहे होंगे सारे ही पुरुष जननांग के अंग हैं, इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों कुछ जो आपके थ्योरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको यहाँ से देख लेते हैं, जो कि गर्भाशय ग्रीवा मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक घटक नहीं है। गर्भाशय गुहा में शुक्राणु को गमन को सुविधाजनक बनाता है। यह ग्रैव श्लेष्मा का उत्पादन करता है जो मासिक धर्म चक्र के दौरान निरंतर परिवर्तित होते रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पुरुष प्रजनन प्रणाली के बारे में भी कुछ यहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह बता देते हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली में विषण, अंडकोश, शुक्राणु नलिकाएं, लिंग ग्रंथियां और शिश्न शामिल होते हैं। ये सभी अंग शुक्राणु, पुरुष युग्मक और वीर्य के अन्य अवयवों के निर्माण के लिए एक साथ कार्य करते हैं। मूत्र मार्ग या एक नलिका जैसी संरचना होती है जो मूत्राशय के मूत्रद्वार को जोड़ती है। शुक्र पुटिका, जिसे वायुकोशीय या शुक्राणु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पुरुष श्रोणि में पाए जाने वाले ग्रंथियों का एक युग्म है जो वीर्य के कई घटक अवयवों को बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो जिसे शुक्रवाहिका भी कहा जाता है, पुरुष प्रजनन प्रणाली में एक छोटी पेशीय नलिका है जो शुक्राणु को अधिविषण में श्वसनीय वाहिनियों तक ले जाती है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कुछ इससे रिलेटेड आपको दे देना चाहते हैं। स्त्री प्रजनन प्रणाली, गर्भाशय एक नाशपाती के आकार का खोखला अंग है जो विकासशील भ्रूण के लिए एक ग्रह होता है। योनि यह एक नलिका को गर्भाशय ग्रीवा के शरीर के बाहरी हिस्सों से जोड़ती है। उसके बाद डिंब वाहिनियाँ नलियाँ संकीर्ण नलियाएँ होती हैं जो गर्भाशय के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती हैं। डिंब वाहिनी नलिका अंडाशय को गर्भाशय तक अंडाणुओं के परिवहन के माध्यम के रूप में कार्य करती है। तो कुछ इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाले थे मैंने आप सभी लोगों को करवा दिया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अवास्तविक प्रसव फॉल्स लेबर के विपरीत एक नर्स वास्तविक प्रसव ट्रू लेबर की पहचान कैसे करती है। तो दोस्तों जो इसकी पहचान है वह आप सभी लोगों का यहाँ से प्रभावी सर्वाइकल डायलेशन के द्वारा यहाँ से किया जाता है, इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड है उसको बता देते हैं। यहाँ से जो आपके मल्टीपारे के मामले में यह 1.5 प्रति घंटा होता है। उसके बाद इसका जो अवास्तविक प्रसव होता है दोस्तों वह किस प्रकार से होता है और वास्तविक प्रसव किस प्रकार से होता है आपके सामने यहाँ से दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, नहीं वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। संकुचन अनियमित होते हैं जो कि एक अवास्तविक प्रसव होता है। चलने में संकुचन में राहत मिलती है। उसके बाद आमतौर पर मौजूद नहीं होता है। गर्भाशय ग्रीवा के कटाव विस्तार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद यही जो आपके वास्तविक प्रसव होते हैं इसमें पीठ के निचले हिस्से उदर में बेचैनी होती है। चलने में संकुचन और प्रबल और अधिक प्रभावी हो जाते हैं। संकुचन धीरे धीरे एक नियमित स्वरूप में विकसित होते रहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो आपका गर्भाशय ग्रीवा का प्रगतिशील क्षरण है वह विस्तार से होता रहता है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ से गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ से जो आपके गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग होता है वह दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 9 सप्ताह के बाद जो आपका होता है उसे ही यहाँ से जो भ्रूण शब्द से डिनोट किया जाता है। इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण मानव गर्भधारण में होने वाले शिशु को गर्भधारण के 90वें सप्ताह तक या अंतिम मासिक धर्म LMP के 11वें सप्ताह तक भ्रूण नहीं माना जाता। इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको दोस्तों इसको याद रखना है। इससे भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। गर्भावस्था के 10वें सप्ताह के अंत में भ्रूणीय अवधि समाप्त होने के कारण भ्रूण को अब भ्रूण माना जाता है या एक भ्रूण। उसके बाद शिशु है जो गर्भावस्था के 11वें सप्ताह में शुरू होता है। भ्रूणीय अवधि शरीर की महत्वपूर्ण टंगों के गठन में संबंधित है। 9 सप्ताह के गर्भ में शिशु फल के आकार का होता है। उसके 9 सप्ताह के भ्रूण का माप लगभग 9 इंच और उसका वजन लगभग 7 औंस होता है और इसकी वृद्धि धीरे धीरे गति प्राप्त करती है। तो दोस्तों यहाँ से आपके भ्रूण से रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको अच्छे तरीके से पूरी थ्योरी को क्लियर करके चलना है। चेहरे की विशेषता अधिक स्पष्ट होती है, बाह्य और मध्य कर्ण आकार लेते हैं, लेकिन शिशु लगभग 24 सप्ताह तक सुन नहीं सकते। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव गर्भावस्था की औसत अवधि क्या होती है? तो दोस्तों जो आपके मानव गर्भावस्था की औसत अवधि होती है दोस्तों वह आपके 38 से 40 सप्ताह तक होती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% एग्जाम में परेशान करने वाला है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ जो की पॉइंट है आपके सामने यहाँ से मैं बता देना चाहता हूँ। एक महिला के आर्थिक मासिक धर्म के पहले दिन में एक मानव गर्भावस्था की औसत लंबाई 280 दिन या 40 सप्ताह तक होती है। एक बच्चे को पूर्ण अवधि माना जाता है यदि वह अनुमानित नियत तारीख से 37 और 42 सप्ताह के बीच पैदा होता है। गर्भावस्था लगभग 280 दिन या 40 सप्ताह तक चलती है। आपकी गर्भावस्था के 37 सप्ताह के पहले जन्म से या समय से पहले बच्चे का जन्म होता है। अत्यधिक समय पर पहले जन्म लेने वाले शिशु 23 से 28 सप्ताह के उम्र के बीच में पैदा हो जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसलिए यहाँ से आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी हम समय समय पर देते रहते हैं। उसके बाद मनुष्य में गर्भधारण की अवधि लगभग 9 महीने या लगभग 280 दिनों की होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि घुमा कर आपसे पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आंसर नहीं दे पाते। तो आपको सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ से ध्यान में देख के चलना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्सीजन युक्त रक्त नाभि शिरा से डॉस खाली स्थान के माध्यम से भ्रूण में परिसंचरण में प्रवेश करता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि नाभि शिरा से किस प्रकार से प्रवेश करता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा शिरा वाहिनी, जिसे डैक्टस वेनेसस कहते हैं। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो इसका डिटेल है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि जो आपके नाभि रज्जु है वह किसे कहा जाता है। तो नाभि धमनी संख्या में 2 है और यह गैर ऑक्सीजन युक्त रक्तमल अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लेसेंटा में वापस करती है। नाभि शिरा एकल शिरा है जो भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त रक्त और पोषण तत्व देती है। 3 पट शिरा वाहिनी नाभि शिरा को रिक्त महाशिरा से जोड़ता है। धमनी वाहिनी मुख्य फुफ्फुसीय धमनी को महाधमनी से जोड़ता है। अंडाकार रंध्र दाएं और बाएं अलिंद के बीच एक संरचनात्मक छिद्र होता है। तो यहाँ से जो फुफ्फुस धमनी है वह किस प्रकार काम करती है, इसको भी यहाँ से आप देख लीजिए कि जिन शिशुओं में फुफ्फुसीय धमनी पूरी तरह से ठीक से नहीं बनती वह फुफ्फुसीय वर्ता का कारण बनते हैं, जो कि साइनोसिस और बच्चों में तेजी से श्वसन की विशेषता होती है। तो कुछ इस प्रकार से चित्र के माध्यम से भी यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेना है कि कुछ इस प्रकार से जो आपका डिनोट है वह किया जाता है, प्लेसेंटा जिसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन पुअर और ऑक्सीजन रिच है, यहाँ से आपको कुछ 2 रंगों में यहाँ से दिखाया गया है। तो अच्छे तरीके से आपको फिगर भी समझ लेना है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने और आप 100% यहाँ से जो आप सही क्वेश्चन करके आएँ। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव के लिए वास्तविक प्रसव पीड़ा की शुरुआत क्या इंगित करती है। तो दोस्तों यह आपका जो प्रसव का पहला चरण होता है या इसे इंगित करता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। कुछ इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर यहाँ से पहला हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या किस प्रकार से
अधिक तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से आपको अच्छे तरीके से इसको समझा देने वाला हूँ कि प्रसव किसे कहते हैं। इसे विकासशील ग्रीवा फैलाव और विलोपन के साथ नियमित गर्भाशय संकुचन की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रसव का पहला चरण क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि यह वास्तविक प्रसव पीड़ा की शुरुआत के साथ शुरू होता है और यह प्रसव के पहले चरण में दो प्रवस्थाएं होती हैं, अप्रवस्था, उसके बाद सक्रिय व्यवस्था। उसके बाद जो प्रसव का दूसरा चरण होता है यह गर्भाशय गिरिया के पूर्ण फैलाव के साथ शुरू होता है और जन्मनाल से भ्रूण के निष्कासन के साथ समाप्त होता है। उसके बाद जो तीसरा चरण है उसको भी दोस्तों आप यहाँ से देख लीजिए कि तीसरा चरण भ्रूण के निष्कासन के बाद शुरू होता है और अपरा प्लेसेंटा और झिल्ली के निष्कासन के साथ समाप्त होता है। तीसरा चरण 30 मिनट से अधिक समय तक चलता है और इसे असामान्य माना जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो इसके तीनों चरण है इसको आपको यहाँ से चित्र के माध्यम से भी दिखा दे रहे हैं, जिससे आपका जो कोई भी डाउट यहाँ पर न रहे, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में आसानी हो, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना होने पाए। तो यहाँ से यह हमारा पहला स्टेज हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है वह आपके वर्जाइना यूट्रस। उसके बाद यहाँ से जो आपका इफेक्टिव कर्विक्स होता है किस प्रकार से होता है यह आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। उसके बाद जो तीसरा स्टेज होता है वह किस प्रकार से यहाँ से सर्विस और प्लेसेंटा के बीच में होता है, यह सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अच्छे तरीके से चित्र को आपको देख लेना है जिससे क्वेश्चन में आप करने में आसानी हो। गर्भावस्था के दौरान लगभग कितने आयरन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान जो आपको आयरन की आवश्यकता होती है वह कम से कम 1000 मिलीग्राम आपको जो आवश्यकता होती है आपके शरीर में इतना जो आपका होना चाहिए, क्योंकि इतना आपके आयरन होना चाहिए जिससे आपका बच्चा है जो स्वस्थ रह सके। इसलिए गर्भावस्था के दौरान आपको 1000 मिलीग्राम कम से कम होना चाहिए। इसके लिए यहाँ से गर्भावस्था वह अवधि का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसमें एक महिला के गर्भ या गर्भाशय के अंदर भ्रूण विकसित होता है। गर्भावस्था आमतौर पर 40 सप्ताह या 9 महीने तक चलती है। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद कुछ यहाँ से जो आपको वैल्यू दी गई है ये भी आपको याद रखने ला है। एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ से दिखा दे रहा हूँ कि जो बेसल आयरन होता है वह 280 मिलीग्राम होता है। लाल कोशिका द्रव्यमान का जो विस्तार होता है वह 570 मिलीग्राम होता है। भ्रूण स्थानांतरण 200 से 350 मिलीग्राम होता है। उसके बाद प्रसव के समय रक्त हानि जो आपका होता है 100 से 250 ग्राम जो आपका यहाँ से मिलीग्राम ब्लड होता है उसका लॉस होता है। इसलिए यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% यहाँ से पूछा जाने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन यहाँ से याद कर लेना है, क्योंकि इसके लिए 500 मिलीग्राम के अतिरिक्त पूरक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कुल आयरन अनुपूरक 1000 मिलीग्राम होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें यहाँ से बता दिए हैं पूरा संक्षेप में कि कैसे कैसे कितना हर चीज़ की आवश्यकता होती है। इसलिए सारी चीज़ों को आपको याद रख लेना है। इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से PDF के माध्यम से आप पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन इस पहले आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा याद होता है, हालांकि PDF पढ़ने से उतना याद नहीं होता है। उसके बाद दो भ्रूण का प्रथम चरण, वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो वह आपका गर्भ होता है वह उस गर्भ की श्रेणी में आता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका जो गर्भ है एकदम करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसी चरण में जो आप भ्रूण के सभी अंगों की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो आपके चरण है किस प्रकार से किसको क्या कहा जाता है वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ से जो आपका युग्मजन है उसे किसे कहते हैं? निषेचन के समय 1/2 खंडाणु के कोशक के साथ शुक्राणु के केंद्रक के संलग्न से उत्पन्न एकल कोशिका युग्मज आमतौर पर डिंब वाहिनियों में बनता है। तो कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें देख लीजिए। भ्रूण किसे कहते हैं, गर्भ किसे कहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गर्भ 19वें सप्ताह में जन्म तक निषेचन के 38 सप्ताह बाद सभी विकासात्मक चरणों को संदर्भित करता है। गर्भ की अवधि के दौरान समग्र विकास और संरचनात्मक विस्तार की दर नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। और नवजात किसे कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नवजात किसे कहते हैं। तो यहाँ से जो 0 से 28 दिनों के बच्चों को यहाँ से नवजात कहा जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके इसमें से बनने वाले हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाना है। पहली तिमाही में बिना गर्भाशय दर्द संकुचन और बिना गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के रक्तस्राव क्या दर्शाता है? तो दोस्तों यह आपका जो संभावित गर्भपात है उसको दर्शाता है। इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका संभावित गर्भपात है वह एक नैदानिक
इकाई है जहां गर्भपात की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन उस अवस्था में आगे नहीं बढ़ती जहां से वह पुनः असंभव है। इसलिए संकेत और लक्षण इसके क्या होते हैं इसको भी देख लीजिए कि गर्भावस्था के पहले 20 सप्ताहों के दौरान योनि से रक्तस्राव होता है, पेट में ऐंठन, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, योनि में थक्के जैसी सामग्री के साथ ऊतक, उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव न होना। तो कुछ जो इसके कारण है इसको आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से जो आपका अपरिहार्य गर्भपात है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए यह गर्भपात एवं नैदानिक प्रकार के जहां परिवर्तन एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां से गर्भावस्था को जारी रखना असंभव हो। तो कुछ इस प्रकार से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपको CHO एग्जाम से पहले लाते रहेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम इस वीडियो के मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।